प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, आपका पुनः एक बार इस YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। छात्रों, मैं आपको अमृत बीज गणित के बारे में ग्रुप थ्योरी विषय पर पूर्व में 2 व्याख्यान दे चुका हूं। आज ये मेरा तीसरा व्याख्यान है। उसी व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम सिद्ध करेंगे कि समूह में तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, अर्थात किसी समूह में तस्मक अवयव केवल और केवल एक ही अवयव होता है। इसके लिए माना G स्टार एक समूह है तथा हमने ये मान लिया कि तस्मक अवयव अद्वितीय नहीं है। यदि तस्मक अवयव अद्वितीय नहीं है तो इसका मतलब कम से कम उस समूह में 2 तस्मक अवयव अवश्य है। माना यह E1 तथा E2 है। अब यहां 2 केस राइज होते हैं। केस फर्स्ट, जब E1 तस्मक अवयव है तो E2 क्या होगा? G का एक अवयव होगा। तो तस्मक गुणधर्म लगाएं हम तो E1 स्टार E2 बराबर E2 स्टार E1 आना चाहिए। केस सेकंड में हमने ये माना कि अब E2 तस्मक अवयव है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि E1 इस अवस्था में G का एक अवयव होगा। तो पुनः तस्मक गुणधर्म लगाएं तो अब ये आएगा E2 स्टार E1 बराबर E1 स्टार E2। अब ये दोनों समीकरणें जो है उससे स्पष्ट हो रहा है कि E1 बराबर E2 है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समूह में तस्मक अवयव अद्वितीय होता है। इसी प्रकार से अब हम दूसरी प्रमेय सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक समूह के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। माना जैसे G स्टार एक समूह है और इसका कोई अवयव A है। अब इसका प्रतिलोम हमने ये माना कि अद्वितीय नहीं है, विलोमात्मक पद्धति है। ये अद्वितीय नहीं है तो इसका मतलब B व C इसके प्रतिलोम है, ये अपन ने माना है। पुनः केस फर्स्ट, यदि A G का अवयव हो तथा B इसका प्रतिलोम हो तो प्रतिलोम गुणधर्म से B स्टार A बराबर E स्टार B, जहां E क्या है हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं कि E G स्टार का तस्मक अवयव है। केस सेकंड में हमने ये मान लिया कि A बिलोंग टू G के लिए C इसका प्रतिलोम अवयव है। तो पुनः प्रतिलोम गुणधर्म से C स्टार A बराबर E स्टार C। अब समीकरण 1 हमने ली कि B स्टार A बराबर E है। दोनों तरफ राइट में हमने एक अवयव C से दी गई संक्रिया के साथ ऑपरेट किया तो ये इस प्रकार से आ गया B स्टार A ब्रैकेट में स्टार C बराबर E स्टार C।
सहचारिता गुणधर्म और तस्मक गुणधर्म लगाएं तो ये ऐसा आ जाएगा बी स्टार ई बराबर सी या बी बराबर सी, जो कि ये दर्शाता है कि समूह में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अब कुछ और थ्योरम्स हैं, जैसे मान लीजिए जी कोई समूह हो और उसके अवयव है ए और बी, तो ये प्रतिलोम जो है थ्योरम्स हैं। पहली इसमें है ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होगा, और दूसरी है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। एक एक को हम सिद्ध करते हैं। पहला, ए अगर जी का अवयव है तो ए इनवर्स इसका क्या होगा? प्रतिलोम। प्रतिलोम गुणधर्म लगाया, ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए, और इसको इस प्रकार से लिख दिया ए इनवर्स ए बराबर ई बराबर ए इनवर्स। अब ये शो करता है कि ए इनवर्स का प्रतिलोम ए है। अब ए इनवर्स का प्रतिलोम मतलब क्या हो गया? ए इनवर्स का इनवर्स, तो अपने आप ही सिद्ध हो गया ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। ये गुणन प्रतिलोम गुणधर्म के लिए है, गुणन संक्रिया के लिए है। अगर योग संक्रिया के लिए हम कहेंगे इसी चीज को, तो एक का प्रतिलोम होगा माइनस ब्रैकेट माइनस ए। अब हम दूसरा सिद्ध करते हैं कि ए बी इनवर्स होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसके लिए माना ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स जी के अवयव है। क्योंकि जी एक समूह है, अतः ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स बी जी के अवयव होंगे। अब हमने ये निकाला कि ए बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी इनवर्स ए इनवर्स। सहचारिता गुणधर्म लगाया, तस्मक गुणधर्म लगाया, प्रतिलोम गुणधर्म लगाया, तो उससे हमें ये प्राप्त हुआ कि इसके बराबर ई आता है। इसी प्रकार से हमने निकाला बी इनवर्स एक ब्रैकेट में और ए बी, उसको भी हमने समूह की जो प्रॉपर्टीज थी, समूह की परिभाषा की जो प्रॉपर्टीज थी, सहचारिता, तस्मक और प्रतिलोम गुणधर्म, उनको यहां अप्लाई किया और इसका रिजल्ट भी ई आया। ई क्या है? तस्मक अवयव। अर्थात कुल मिला के इस प्रकार से यह समीकरण प्राप्त हुई, ए बी ब्रैकेट बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई ब्रैकेट बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए बी, जो कि ये दर्शाता है कि बी इनवर्स ए बी का प्रतिलोम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका व्यापक रूप भी दिया हुआ है, उसे भी हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी थ्योरम पर। यदि ए और बी समूह जी के अवयव हों तो समीकरण ax बराबर b तथा ya बराबर b के g में अद्वितीय हल होते हैं। इसका प्रूफ, माना a बिलोंग टू g है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? a इनवर्स बिलोंग टू g। अब यदि a बिलोंग टू g है, b बिलोंग टू g है, a इनवर्स बिलोंग टू g है, तो समतुल्य गुणधर्म से प्रेरित गुणधर्म से a इनवर्स b बिलोंग टू g होगा।
अब हम ये देखते हैं कि ए ब्रैकेट ए इनवर्स बी क्या आता है। सहचारिता गुणधर्म लगाया, ए इनवर्स बी हो गया। प्रतिलोम गुणधर्म लगाया, ए बी हो गया। तस्मक गुणधर्म लगाया तो बी हो गया। तो कुल मिला के ए ब्रैकेट ए इनवर्स बी बराबर क्या आ गया, बी आ गया। अतः जी में x बराबर ए इनवर्स बी समीकरण ax बराबर b का एक हल होगा। अब ये हल तो प्राप्त हो गया, लेकिन क्या ये हल अद्वितीय है? मतलब इसके अलावा और कोई हल तो इसका समीकरण का नहीं है। तो हमने माना कि दो हल है इसके। ax बराबर b जो समीकरण है उसके समूह जी में दो हल है, x बराबर x1 व x बराबर x2। तो कुल मिला के ये आ गया कि ax1 बराबर b तथा ax2 बराबर b। RHS दोनों की सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ax1 बराबर ax2। अगर हम निरसन नियम लगाएं तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। इस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ax बराबर b समीकरण का समूह जी में अद्वितीय हल x बराबर a इनवर्स b होगा। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण को सिद्ध किया जा सकता है ya बराबर b को। अब कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। ये सब उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको मैंने लिया है। बाकी और भी उदाहरण है, उनको मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा, कुछ प्रश्न भी आपको दूंगा, आपको वो सब हल करने हैं। उदाहरण एक, यदि किसी समूह के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ई हो तो सिद्ध कीजिए कि ये एक क्रम विनिमय या आबेली समूह है। दिए गए तथ्य से ए बिलोंग टू जी होने पर ए स्क्वायर बराबर ई दिया हुआ है। इसका मतलब ए स्टार ए बराबर ई है। ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना किया तो ए इनवर्स स्टार ब्रैकेट में ए स्टार ए बराबर ए इनवर्स स्टार ई। सहचारिता गुणधर्म, प्रतिलोम गुणधर्म ये लगाए इसमें तो ये ऐसा आ गया ए बराबर ए इनवर्स। अब ए बराबर ए इनवर्स इसके अंदर आ गया है, तो इसको अब हम आगे हल करेंगे और हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए बी बराबर बी ए है। ए और बी अगर जी के अवयव हैं तो ए बी बराबर ए बी का होल इनवर्स हम लिख सकते हैं, जो कि स्लाइड की समीकरण 1 के अनुसार है। अब ए बी का होल इनवर्स है, उसे क्या लिखा जा सकता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यह भी पहले सिद्ध किया अपन ने। फिर पुनः बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बी। ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए। तो कुल मिला के ऐसा आ गया ए बी बराबर बी ए, जो कि क्या सिद्ध करता है कि जी एक क्रम विनिमय समूह है। अब नेक्स्ट उदाहरण, अगर किसी समूह जी में समीकरण ax बराबर b तथा ya बराबर b के हल अद्वितीय हों तो सिद्ध करो कि G एक समूह होगा। G को समूह सिद्ध करने के लिए
हमें जी की सारी प्रॉपर्टियों को सिद्ध करना होगा, जिसमें है तस्मक गुंदरम, प्रतिलोम गुंदरम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सहचारिता गुंदरम और प्रेरित गुंदरम। तो हम सबसे पहले तस्मक गुंदरम इसका सिद्ध करेंगे। तस्मक गुंदरम में हमें पता था वाम तस्मक और दक्षिण तस्मक समान होने चाहिए, तभी वो अवयव समूह जी का तस्मक अवयव कहलाएगा। सामी समूह है जी, दिया हुआ है प्रमेय के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा सामी समूह की परिभाषा से इसके अंदर प्रेरित गुणधर्म स्वतः सिद्ध है। और उसके बाद सहचारिता सिद्ध है। तो ये तो हमें सिद्ध करना ही नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है तस्मक और प्रतिलोम गुणधर्म। पुनः जी में ऐसा दिया हुआ है कि ax बराबर b तथा ya बराबर b के हल जो है अद्वितीय है। तो हमने एक अवयव माना केवल, कि मान लिया कि जी में एक अवयव है, a बिलोंग टू जी। तो समीकरण ax बराबर a तथा ya बराबर a के अद्वितीय है, ये हमने मान लिए कि हल E1 और E2 है। तो इसका मतलब ये आ गया कि E1 बराबर a तथा E2a बराबर a। इसको समीकरण नंबर कह दिया गया एक। अब हमने माना कि B और C भी G का अवयव है, ये मान लिया। तो अब जो सॉल्यूशन है वो ax बराबर b और ya बराबर b होगा प्रमेय के अनुसार। तो माना ya बराबर b, दोनों तरफ E1 से गुना किया, सहचारिता गुणधर्म लगाया, तस्मक गुणधर्म लगाया, तो ये आया b बराबर BE1, जो कि ये दर्शाता है E1 G में दक्षिण तस्मक अवयव है। पुनः ax बराबर b, E2 से हमने गुना किया दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, सहचारिता गुणधर्म तस्मक गुणधर्म लगाया, यह आया b बराबर E2b। ये दर्शा रहा है कि E2G में वाम तस्मक अवयव है। अब चूंकि E1G में अगर दक्षिण तस्मक है तो उस समय E2 क्या होगा, उसका अवयव होगा। तो E2 E1 बराबर E2 हो गया। ऐसे ही अगर E2G में वाम तस्मक है तो उस अवस्था में E1G का अवयव होगा। और यहां भी हम तस्मक गुणधर्म से लिख सकते हैं E2 E1 बराबर E1। कुल मिला के ये आ गया कि E1 बराबर E2 है। E1 बराबर E2 होने का मतलब क्या आ गया कि G में तस्मक अवयव विद्यमान है, क्योंकि दक्षिण तस्मक और वाम तस्मक बराबर आ गए। तो E1 बराबर E2 बराबर E होगा। और ये ऐसा आ गया कि दक्षिण तस्मक बराबर है। अब प्रतिलोम के लिए अपन चलें। प्रतिलोम में भी हमने मान लिया कि दो हल है जो दी हुई समीकरण है, ax बराबर e और ya बराबर e, और इनके हल है xa और ya। इसका मतलब axa बराबर e और ya बराबर e। तो ये दर्शा रहा है कि xa और ya क्रमशः दक्षिण एवं वाम प्रतिलोम है। अब देखिए axa बराबर e है, दोनों तरफ ya से गुणा किया, सहचारिता गुणधर्म लगाया, जो समीकरण दी हुई है थर्ड उसको उपयोग में लिया, तो कुल मिला के ये xa बराबर ya आ गया, जो कि क्या दर्शा रहा है कि प्रतिलोम अवयव जो दक्षिण प्रतिलोम है
और जो वाम प्रतिलोम है वो भी बराबर है। इसका मतलब प्रतिलोम अवयव इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। कुल मिला के ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब हम नई थ्योरम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आगे हमें और सवालों करने में भी ये सहायता करेगी। प्रमेय है, किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं समूह की कोटि से कम या बराबर होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये प्रमेय तभी लग रही है जब परिमित समूह हो। परिमित समूह का मतलब क्या था, G के अंदर जो समुच्चय G है उसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ G बराबर n है। अब समूह की कोटि का मतलब यही था कि G में जितने अवयव हैं वो उसकी कोटि कहलाती है। अर्थात G में कितने अवयव होंगे, n। वो हमने मान लिए कि A0, A1 डैश डैश AI डैश डैश AN अगर G के अंदर अवयव हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये अवयव हो रहे हैं n+1 और हमारे को कितने अवयव चाहिए, n। अगर हमें n अवयव चाहिए, यहाँ पे n+1 अवयव हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि कम से कम 2 अवयव तो समान होंगे। तो हमने मान लिया कि AI और AJ बराबर है। ये 2 अवयव हैं AI और AJ जो कि बराबर है। AI-J लिखा तो ये मान लिया कि A कोई R है, I-J बराबर हमने मान लिया कि R है, तो AR बराबर E हो गया। I और -J निश्चित रूप से या तो n से कम होगा या n के बराबर होगा। और AR बराबर E होने का मतलब है, अगर हम अवयव की कोटि की परिभाषा पे जाए तो ये कहता है कि A की कोटि R है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक बराबर क्या आ गया, n आ गया, सॉरी R आ गया। R क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। n क्या है, क्या माना है n आपने, ऑर्डर ऑफ G। तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। अब एक और हम प्रमेय करते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसका क्या आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। यदि समूह G में A व B ऐसे अवयव हैं कि A की घात M B की घात N बराबर BA हो, जहां M और N बिलोंग टू Z है, तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ A की घात M B की घात N-2 बराबर ऑर्डर ऑफ A की घात M-2 B की घात N बराबर ऑर्डर ऑफ AB इनवर्स। मतलब तीनों के ऑर्डर समान है। पहला लेते हैं A की घात M B की घात N-2, घातांक नियम से हमने इसको लिखा A की घात M B की घात N B की घात -2। A की घात M B की घात N को एक ब्रैकेट में लिखा, B-2 कर दिया। A की घात M B की घात N किसके बराबर है, BA के, तो BA लिख दिया, BA की घात B-2 हो गया। B-2 को फिर घातांक नियम से B इनवर्स करके सहचायता गुणधर्म लिया, तो ये हो गया BAB इनवर्स एक ब्रैकेट में और B इनवर्स अलग से। इसका मतलब अब ये आ गया एक तरीके से XAX इनवर्स। हमने ये पहले से सिद्ध किया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ X, ऑर्डर ऑफ A बराबर
ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए की घात एम बी की घात एन माइनस टू बराबर ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। इसी प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं ए की घात एम माइनस टू बी की घात एन का ऑर्डर भी इसके समान होगा। नेक्स्ट थ्योरम है जी में तीन क्रमागत पूर्णांक एम एम1 m+1 m+2 के लिए यदि ए बी की घात m बराबर ए की घात m बी की घात m हो तो सिद्ध करें कि जी एक आबेली समूह होगा। क्रमागत घातें दे रखी है पूर्णांक की और एक हमें शर्त दे रखी है, उस शर्त के हिसाब से हमने तीनों क्रमागत पूर्णांकों के लिए शर्तें लिख ली। ए बी की घात m बराबर ए की घात m बी की घात m समीकरण 1। इसी प्रकार से समीकरण 2 ए बी की घात m+1 बराबर ए की घात m+1 बी की घात m+1 और समीकरण 3 ए बी की घात m+2 बराबर ए की घात m+2 बी की घात m+2। अब ये तीसरे समीकरण लिए हमने ए बी की घात m+2, इसको घातांक नियम से ए बी की घात m+1 इंटू बी लिख सकते हैं। समीकरण 2 से RHS में ए बी की घात m+1 को तो लिख दिया ए की घात m+1 बी की घात m+1 और LHS में समीकरण 3 से इसको लिखा ए की घात m+2 बी की घात m+2 और ए बी अपना ऐसे कैसे चल रहा है। फिर घातांक नियम लगाया, निरसन नियम लगाया और यह सिद्ध हुआ कि ए बी बराबर बी ए है। और ऐसा करने से क्या हो गया, जी एक आबेली समूह है। स्लाइड में आप इसे आराम से समझ सकते हैं, इसको पूरा हल किया हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है और अधिकतर बच्चे इसको समझ नहीं पाते। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समूह जी में ए की घात 5 बराबर ई हो तथा ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर हो तो बी की कोटि ज्ञात करें। बी की कोटि ज्ञात करने के लिए निश्चित रूप से हमें बी की घात n बराबर तस्मक अवयव ई लाना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि अवयव बी की कोटि n जो कोई भी संख्या हो सकती है। इसके लिए हमने क्या किया कि ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वर्ग किया, वर्ग करके तस्मक गुणधर्म लगाया, प्रतिलोम गुणधर्म लगाया, सहचार्यता गुणधर्म लगाया, मतलब समूह के सारे गुणधर्म लगाए तो ये ऐसा आया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बराबर P4। फिर हमने इसका स्क्वायर किया, पुनः सारे ग्रुप के नियम लगाए तो ये ऐसा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए -2 बराबर B8। इसी प्रकार से आगे आ जाएगा, इसको अगर अपन सिद्ध करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए -2 तो बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी ए इनवर्स है, बी स्क्वायर का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा A3B A-3 बराबर B8। फिर इसको अपन ने स्क्वायर किया, वापस ऐसा आया पहले तो कि A5B A-5 बराबर B32। अब A5B A-5 बराबर B32 आते ही हमें यहाँ रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि A5 बराबर कितना दिया हुआ है, E, तो हम यहाँ पे A5 की जगह E लिख देंगे।
तो ये आ गया ई बी ए इनवर्स बराबर B32। वापस तस्मक गुणधर्म लगाए तो B बराबर क्या आ जाएगा, B32। हम इसको ऐसा ले सकते हैं E बराबर B31, अगर B को घातांक नियम से इधर ले जाए, और यही हम चाहते थे कि B31 बराबर E आ गया, मतलब तस्मक अवयव आ गया। अब अवयव की कोटि की परिभाषा क्या होती है कि यदि a की घात n बराबर E मतलब तस्मक अवयव हो तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, समूह में n। उसी परिभाषा से हम यहाँ ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ B बराबर 31 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही काफी। कोविड-19 के अंतर्गत आप ये व्याख्यान घर में आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप या टैबलेट या कंप्यूटर से देखें, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने आसपास के सभी लोगों को एक जागरूक विद्यार्थी रहते हुए उन सबको भी आप सुरक्षित रखें। सबको सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने के लिए निरंतर कहते रहे, प्रयास करते रहे। थैंक यू सो मच। अगले उसमें मैं आपको एक असाइनमेंट देते हुए सब ग्रुप के लेसन के बारे में बात करूंगा। बच्चों, मैं आपको जब क्लास टीचिंग होती थी तब भी आपको बताता आया हूं कि एक अच्छे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था जब आप प्रथम वर्ष में रेगुलर आ रहे थे, सबसे पहले जब कोई भी आपको प्रोफेसर साहिबान जब अपना व्याख्यान खत्म करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको ये बता के जाते हैं कि कल वो क्या आपको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, उस डिस्कशन पार्ट को सबसे पहले आप स्वयं पढ़ें, चिंतन करें और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि किताब हमारा सबसे अच्छा दोस्त होती है। उसके बाद जब नेक्स्ट आप ऑनलाइन आएंगे या क्लास में आएंगे तो उस पॉइंट्स जो आपने पहले पढ़े हैं उसमें अगर कोई डाउट है तो उसको पूछें और फिर घर जाके उसको तीसरी बार में बिल्कुल उसको क्लियर करें। इस प्रकार से एक ही व्याख्यान को आप 3 बार डिस्कस अपने स्तर पर भी कर लेते हैं, जिससे वो आपको याद हो जाएगा, समझ जाओगे और कोई भी उसमें डाउट्स नहीं होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपको कल जो पढ़ाया जाएगा वो सब ग्रुप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे।